गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, हर बार पहले मैं आपको चेताता हूं, अलर्ट करता हूं कि इस बात का ध्यान रखिए कि कोरोना का जो है वो थर्ड वेव जो है वो लगभग आने को है। आपको क्लियर कर दूं मैं, क्या होता है कि कोई भी एपिडेमिक जो होती है वो साइकिल्स में चलती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में अंतर होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड वेव के बीच में अंतर काफी कम होता है। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन इतनी अधिक है कि थर्ड वेव भी कई लोगों को वो अफेक्ट करेगी। इसलिए हमको जो है वो सीरियस रहना है, गंभीरता से रहना है हमको, और जो है पूरे चीजों का प्रिकॉशन लेना है हमको। ठीक है, और जैसे ही नंबर आता है अपना वैक्सीन जरूर लगवाए आप। ठीक है, वैक्सीन को लेके बहुत सारे र्यूमर्स हैं और वे सब र्यूमर जो है निराधार हैं। उन र्यूमर्स पर हमको नहीं जाना है, क्योंकि र्यूमर्स जो होते हैं ये, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि वैक्सीन पहली बार आप नहीं लगवा रहे हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि आज के कई साल पहले में एक ऑर्गेनाइजेशन था नाबार्ड, उसमें मैं काम किया करता था। वहां पे मैं मेडिकल रीजनल मेडिकल ऑफिसर था वहां पर। तो वो नाबार्ड भोपाल में हमारे जो है, जो हम लोगों के जो बॉस हुआ करते थे, जो सबसे सीनियर मोस्ट अफसर होते थे, वो होते थे चीफ जनरल मैनेजर वहां के, सीजीएम। ठीक है, नाबार्ड का जो काम था वो कुछ 2 घंटे 3 घंटे का काम था एक्चुअली। वो डॉक्टर को वहां पे जाके साइन वाइन कुछ करने होते थे और कुछ पेशेंट देखने होते थे। अदरवाइज बाकी अपना नॉर्मल प्रैक्टिस था मेरा। तो वहां पे सीजीएम साहब को जाना था ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील जाने के पहले वो मेरे पास उनका जो है पीए आया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपको अरेंज करना पड़ेगा सीजीएम साहब के लिए कि उनको जो है वो येलो फीवर का वैक्सीन लगवाना है, और क्योंकि वो ब्राजील जाना है उनको, और जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होगा वैक्सीन लगा हुआ तब तक वो ब्राजील नहीं जा पाएंगे। कोई उनका कॉन्फ्रेंस रहा होगा उन लोगों का। तो फिर मैंने वहां पे जो हमारे परिचित थे जो है डॉक्टर पंकज शुक्ला सर, वहां पे उस समय जो है वो सीजीए अपना चीफ अपना क्या बोलते हैं उसको यार, अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, अपना चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो वहां पर प्रेजेंट थे। ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं बोलेंगे, कुछ बड़ी पोस्ट होती, काफी बड़ी पोस्ट, उस पर वो थे वहां पे, जो हॉस्पिटल इंचार्ज पूरा था वो। तो उनको फिर मैंने जो है वो फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ऐसे अरेंज करना है इनके लिए, तो फिर वैक्सीन लगाऊंगा। तो वो भी बड़े रिलेक्टेंट थे वो सीजीएम साहब की, भाई वैक्सीन लगेगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। उन्होंने पढ़ लिया गूगल में बहुत चीजें। ठीक है, कि ये भी थोड़ा मैंने कहा अरे भाई वो वायरस, वो भी वायरस का वैक्सीन था, येलो फीवर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेटा, वैक्सीन तो बहुत सारे लोगों को लगता है, हम बचपन से वैक्सीन लगाते आते हैं। एडल्ट में क्या होता है कि थोड़ा वैक्सीन को लेकर इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा फास्ट कई बार रिस्पॉन्स करता है, कई बार स्लो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, उसको लेके छोटे मोटे इश्यू होते हैं जो मामूली साइड इफेक्ट है। अदरवाइज वैक्सीन जो है वो आपको जो भी नंबर आता है आपको लगवाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं, गवर्नमेंट एकदम से अनाउंस कर दे, वो एकदम से बोल दे वो कि भाई जिनको वैक्सीन लगेगा दे कैन विजिट टू द एग्जामिनेशन सेंटर, बाकी लोगों को भी सोचना पड़ेगा। तो सरकार का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी फिलहाल है ना, मतलब वो जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको तैयार सब चीजों के लिए रहना चाहिए। ठीक है ना, ये र्यूमर नहीं उड़ा रहा, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि सेफ्टी के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट। दो ही तरीके हैं, एक नॉर्मल तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो वो पॉसिबल नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में इतना अधिक। ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका नंबर दे भैया वैक्सीन लगवा के आओ सेंटर में। ठीक है, वैक्सीन लगवाओ सब लोग पहले, तो वो चीज है। तो इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है इसका। खैर, आप में से अधिकांश लोग मुझसे एक कॉमन प्रॉब्लम करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम टेस्ट देते हैं, हर बार हम ऑल इंडिया लेवल का आपका टेस्ट देते हैं, हमारे नंबर एक लेवल के बाद नहीं बढ़ रहे, एक लेवल के बाद नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे नंबर हमारे, और हम ऑफलाइन टेस्ट में भी स्टक होकर रह गए हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट में भी स्टक होकर रह गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये इस बात को लेके बहुत सारे लोग मुझसे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कि सर कैसे नंबर नहीं बढ़ रहे, सर नंबर नहीं बढ़ रहे। देखो बेटा, इफ यू आर डूइंग योर 100%, आपको लगता है आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, तब भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप वो सेम टाइप ऑफ मिस्टेक को जो है वो दोबारा कर रहे हो। और इस सेम टाइप ऑफ मिस्टेक का संबंध कई बार पढ़ने से नहीं होता है। कई बार इसका होता है कि जो हमने पढ़ा है उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर रहे हैं, उस चीज को, उस नॉलेज का हम जो है वो एप्लीकेशन वाला पार्ट कैसा है हमारा। एप्लीकेशन वाले पार्ट से मतलब है कोई चैप्टर को पढ़ने के बाद यदि आप उसके एमसीक्यू लगाते हैं, तो वो जो एमसीक्यू लगाने का तरीका है आपका, वो सही है कि गलत है। कई बार आप ज्यादा सोच के, मैंने देखा कुछ एक बच्ची है मुझे अक्सर क्वेश्चन भेज देती है वो। ठीक है, जनरली मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं कई बार देखता हूं पढ़ने में अच्छी है, एक आध बार कभी मैंने रैंडमली आंसर इसका किया, देखा मैंने कि द क्वेश्चन विच आर वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसमें ज्यादा सोचकर ओवर थिंकिंग करके क्वेश्चन को गलत लॉजिक से गलत कर देना। लॉजिक लगाया बकायदा, पर गलत कर दिया उसको।
कई बच्चे, आप में से कई बच्चे जो है, चूंकि क्या होता है कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं एक क्वेश्चन को, और वो ओवर थिंक एक क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यदि आप बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई एमसीक्यू का आंसर क्या। अब आप क्या करते हैं, आप झट से एक आंसर आपने गलत किया तो आप पहले क्वेश्चन उठाते हैं आपकी वो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, सर गलत होंगे, आंसर क्योंकि सर सामने नहीं है आपके, इसलिए सर गलत हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। जबकि यहां जब क्वेश्चन पेपर बनता है, फ्रेम होता है, तो 3 बार चेक होने के बाद कभी कभी कोई आंसर की टाइप ऑफ एरर हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन में एरर नहीं होती है। बायोमेंटर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरे डेटाबेस को मैं कल चेक कर रहा था, मैंने देखा 50,000 क्वेश्चन, मतलब 49,568 क्वेश्चन जो है डेटाबेस के अंदर डले हुए हैं, जिसमें प्रीवियस न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन डले हुए हैं। और बच्चों को कम से कम जो है पूरे सेशन में 30,000 क्वेश्चन में से करने का मौका मिलता है, इससे ऊपर करने का मौका ही नहीं मिलता है, रोज खूब डीप पेज देने के बावजूद। तो बाहर से कुछ आएगा नहीं, लेकिन हमने जो पहले किया उसका यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो मुश्किल वाला काम है वो। तो नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक फिक्स पैटर्न पे सेम टाइप ऑफ गलती को दोबारा कर रहे हैं, और हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम तो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे सोचने में एक सांचा फिट कर लिया है, उसको चेंज नहीं कर रहे। हमको क्या करना चाहिए, ये नंबर आपको लगता है, आप सबसे पहले ईमानदारी से देखो कि 90 क्वेश्चन में से मैंने 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं अभी मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वही काम करना है आपको। जितने क्वेश्चन मैंने गलत किए वो मैंने क्यों गलत किए, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। जो गलतियां हुई उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। आइदर नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कि आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा था, इसलिए क्वेश्चन को आप गेट नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, गलती हुआ आपसे, पहला गलती है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से ठीक कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लिए। दूसरा गलती, सेकंड मिस्टेक ये है कि वो है ओवर थिंकिंग, कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्वेश्चन मालूम था आपको, लेकिन आपने ओवर थिंक करके उसका रिलेशनशिप कहीं और स्टेब्लिश करके गलत किया आपने। तो हमेशा याद रखिए, इस तरह की गलती को मिनिमाइज करने का तरीका यह है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो पहला आंसर आपके दिमाग में आता है वो अक्सर सही होता है, आप उस पहले आंसर को रीथिंक करके आंसर को चेंज करते हैं, गलत रहता है आंसर। आप ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं कुछ ऐसा हुआ। तीसरा है सिली मिस्टेक, कि आपको आता था लेकिन गलती से आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने नॉट करेक्ट पूछा था, आपने करेक्ट लगा के आ गया, तो सिली मिस्टेक, कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को ठीक से आप समझ नहीं पाए, तो गलती हुआ। दूसरा, इसके अलावा दूसरा मिस्टेक कहां होता है आपसे, कि आपने जल्दबाजी में आंसर बी था पर अपने सी लगा दिया, वो भी गलती। बहुत ब्लेंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक है। सिली मिस्टेक को ठीक करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। मतलब ये इसको दूर करने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट वाला ठीक हो जाएगा, आपको ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे वो भी ठीक हो जाएगा, पर सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना। तो ये जो है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा इसके लिए कि आप सोचते हो कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अगर सर बताएंगे कोई बड़ी भारी बात, तो कोई भारी बात नहीं होती इसमें, ठीक है। बात भारी नहीं होती है, भारी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कई बच्चों के साथ में, जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जाम आगे बढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली में प्रॉब्लम है। अभी क्या हुआ, कई बच्चों ने बहुत प्रैक्टिकल चीज मुझे बताई कि सर अभी लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग घरों में इकट्ठे रहने लगे, तो लोगों के बीच झगड़े भी बढ़ गए, घर में परिवार में झगड़े बढ़ गए हैं, थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं तो तनाव बढ़ गया है, तो उसका असर पड़ता है। मैं बिल्कुल मानूंगा आपसे कि ये सब चीजों का हमारे ऊपर असर पड़ता है, लेकिन फिर वही वाली बात है, यदि आपको कहीं से बाहर निकलना है, किसी माहौल से बाहर निकलना है, बेहतर की ओर आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी एस्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने प्रयास थोड़े और करने पड़ेंगे। मन को कड़ा रखिए, मन को मजबूत रखिए, और जो है चीजों से जो है वो बेतकल्लुफ हो जाइए, मतलब मत सोचिए उसके बारे में। आपको मशीन के समान व्यवहार करना है। अगले 1.5 महीने 2 महीने आपको बिहेव लाइक ए मशीन फॉर सक्सेस, सफलता के लिए एक मशीन के समान काम कीजिए। और वो जो जब आप सफलता के लिए एक मशीन के समान काम करेंगे ना, तभी आप जो है वो सफलता को सच्चे अर्थों में आप पा पाएंगे आप। क्योंकि कारण ये है कि जब तक हम बहुत सारे इमोशनल बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, बनाएंगे, तो हम डिस्टर्ब रहते हैं उसमें। दिमाग तो वही है ना, ब्रेन हमारा, उस ब्रेन में आप क्या डाल रहे हो, क्या फीड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपको। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इमोशनलेस बन जाएंगे हम इसमें दौरान, नहीं, मैं ये बोलता हूं आपसे कि आपको अपने आप को डिटच रखना है, एक सन्यासी की तरह,
एक बच्चा जो होता है उसको जब पढ़ता है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो उसे एक सन्यासी का जीवन जीना चाहिए। जो मिला सो खा लिया, सुबह उठकर अपना थोड़ा सा खुद का मेडिटेशन किया, खुद के बारे में थोड़ा सोचा, अच्छा सोचा, और फिर दिन भर कोशिश किया। दिन गुजरते हैं बेटा, फिर एक दिन एग्जाम पास में आता है, और उसके बाद जो चाह एग्जाम निकाल लो, सिलेक्ट हो, फिर तुम्हें जो करना वो तुम करना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अभी लेकिन तपस्या वाला समय चल रहा है आपको, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको अपने जो लक्ष्य है उससे बिल्कुल फोकस डिस्टर्ब नहीं करना है, मशीन के समान व्यवहार करना है, अपनी गलतियों से सीखिए उनसे आप, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन को बोला गया भैया कि तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए, 10,000 बार प्रयोग करके बल्ब तुमने नहीं बनाए, तुम क्या कर रहे हो ये। वो बोले कि आई नो दी वे, कि 10,000 तरीका की, जिससे आई नो 10,000 वेज नॉट टू क्रिएट ए बल्ब। एक बल्ब ना बनाने के 10,000 तरीके मुझे मालूम है कि इससे नहीं बन सकता है, इससे नहीं बन सकता है, तो लेकिन फाइनली वो बना दिए। हर बार जब हम असफल होते हैं ना, तो हम एक कदम आगे बढ़ चुके होते हैं। हमको नहीं मालूम होता है कि सफलता कितने नजदीक हमारे हैं। छोड़ने के पहले, प्रयास छोड़ने के पहले हमेशा देख लें कि सफलता कहीं आपके बिल्कुल बाजू में तो नहीं थी, आप वहीं से छोड़ गए उसको, ठीक है। आजकल मैं एक बड़ी अजीबोगरीब प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं कि इंटरनेट हमारा जो है उसका स्पीड 300 MBPS है, अपलोड का भी, डाउनलोड का भी, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो वीडियो बहुत स्लो हो रहा है, उसके 4-5 दिन से हो रहा है। तमाम चीज उनको फोन भी लगाया, टेक्निकल बंदों को बताया, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। आप में से किसी को मालूम बताना जरूर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो तो वो बहुत स्लो हो रहा है वीडियो अपलोड। खैर व्हाट एवर, आप देखो, मुझे नहीं मालूम कब कितने बजे रिलीज होगा ये वीडियो, ये क्योंकि ये तो अब यूट्यूब पे डिपेंड हो गया भाई, है ना। क्योंकि हमारा इंटरनेट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ करके देख लिया, SSD चेंज, ये वो तमाम चीज जो इतना बोला उन्होंने, पर प्रॉब्लम रिजॉल्व अभी भी नहीं हुआ है। तो आप में से कोई किसी के घर में कोई टेक्निकल लोग जानते हो तो बताइएगा जरूर मेरे को। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।